नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम की इस चर्चा में फेसबुक लाइव पर। और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और कल तक हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरा कर लिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया एक टॉपिक, और एक नया टॉपिक का एक नया पार्ट हिस्ट्री का। और ये आखिरी हिस्सा है भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत अगर हम पढ़ लेंगे तो प्राचीन काल से लेकर के अब तक का सारा इतिहास हमारा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो स्वागत करते हैं आज की चर्चा में। मनीष लोधी राजपूत हैं, उत्तम राहुल राजपूत हमारे बीच में है, विशाल सिंह राजपूत है, प्रमोद लोधी राजपूत है, अनीश कुमार जी हैं, पवन राजपूत हैं, गजेंद्र सिंह LSS, ओम प्रकाश राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी, लोधी हरिओम राजपूत जी, भारती राजपूत जी, मंजू दयाल जी, लोधी लाला भैया सिंह, महेंद्रपाल राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, रोहित सिंह लोधी, लोधी H कुमार राजपूत इंदौर से, गौरव शिक्षार्थी, रामकिशन राजपूत जी, गिरीश भारत जी, उमा राजपूत जी, वीर सिंह लोधी जी, पूनम राजपूत, श्यामलाल लोधा जी, राजीव लोधी जी, लोधी हरिओम राजपूत, राम लखन राजपूत, लोधी PK प्रेमी, लोधी अनिल वर्मा जी। आई एम फाइन, आई होप यू ऑल्सो विल बी फाइन। कृष्णा सिंह लोधी, रामचंद्र वर्मा जी, धर्मेंद्र राजपूत जी, कमल लोधी जी, RK राज, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, कृष्णा प्रताप सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, महेश लोधी जी, जितेंद्र सिंह लोधी राजपूत, दिनेश कुमार राजपूत जी, अनुराग सिंह जी, पुष्पवीर सिंह जी, दिगंबर दयाल राजपूत जी, कमल लोधी जी, डॉक्टर सोमेंद्र जी, भवर सिंह नरवरिया साहब, लोधी उर्वेंद्र राजपूत जी, उमा राजपूत जी, राघवेंद्र लोधी राजपूत जी, सत्यपाल सिंह जी, उमेश गिरीश भारत जी, कृष्ण गोपाल लोधी जी, कृष्णा प्रताप सिंह, हरिओम लोधी राजपूत, सोनबती जंघेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर नारायण पटेल जी, नमो बुद्धाय, कौशल प्रताप सिंह, हेमलता लोधी, सुभाष अलीगढ़ियन, राहुल लोधी नरवरिया, शिवम राजपूत, चंद्र प्रकाश जी, अरविंद लोधी राजपूत, सोहन राजपूत, गुड इवनिंग। चंद्र प्रकाश जी अलीगढ़ से, नमस्कार, कैसे हैं? भंवर सिंह नरवरिया जी, भूपेंद्र कुमार जी, उसके अलावा विनय लोधी अयोध्या से, इंदर सिंह जी मध्य प्रदेश भिंड से, ब्रजेश राजपूत जी, अनुराग सिंह। चलिए, आई एम फाइन। तो हमारी चर्चा में लगभग सभी महत्वपूर्ण लोग जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार राजपूत जी हैं, ब्रजेश सिंह जी लोधी हैं नरैनी बांदा से, केशव राजपूत हैं, अजय राजपूत जी हैं, लक्ष्य एटा के जिलाध्यक्ष, दयाशंकर S हमारे बीच में हैं, KK राजपूत जी हैं, और चलिए, अजीत लोधी जी हैं, जीत बहादुर राजपूत हैं अयोध्या से, पुष्पराज सिंह लोधी हैं मैहर, और वीरेंद्र राजपूत जी हैं बदायूं से, जितेंद्र सिंह जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, उसके अलावा राम लखन राजपूत हैं। वेरी गुड इवनिंग राम लखन राजपूत मैनपुरी से हैं, आशीष कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, सतीश लोधी जी, संतोष योग प्रचारक कौशाम्बी से हैं, हेमराज ठाकुर, जय हिंद, हिमांशु रानी, गुड इवनिंग, अरविंद लोधी राजपूत, सत्यवीर सिंह, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, 150 लोग पूरे हो चुके हैं और हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। और चर्चा आरंभ करने से पहले एक थोड़ा सा एक संदेश कि अलीगढ़ जिले के एक बड़ी शख्सियत थे डॉक्टर नेपाल सिंह जी, और वो उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे, खास करके शिक्षा मंत्री रहे वो, और सांसद रहे। रामपुर, यूपी में जो रामपुर है, रामपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद भी रहे। अलीगढ़ के पास में अतरौली एक जगह है, वहीं वहाँ के पास एक गांव के रहने वाले थे। हालांकि वरिष्ठ थे, वयोवृद्ध थे, और आज उनका निधन हो गया। तो हम इस सेशन की तरफ से और लक्ष्य परिवार और सभी जो लोग हैं इस सेशन में भाग लेने वाले,
उन सभी लोगों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनके परिवारीजन इस मुश्किल की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में एक तरीके से इससे उभर के आएंगे। सो उनकी एक अभी सूचना हमें मिली थी दोपहर में। और उसके अलावा आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के आधुनिक इतिहास के ऊपर। कहने वाले थे डॉक्टर नेपाल सिंह जी, पूर्व सांसद जी। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के साथ में। और मॉडर्न इंडिया से की शुरुआत में, जैसा कल हमने चर्चा की थी, कल हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी। आधुनिक भारत की शुरुआत होती है प्लासी की लड़ाई के साथ में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, ये लोग कहाँ से आ गए। तो हमें उनकी बैकग्राउंड में जाना भी जरूरी है। ये जानना आवश्यक है कि ये लोग कौन थे, ये लोग कहाँ से आए और किस तरीके से यूरोप की शक्तियों ने भारत में अपने कदम जमाए और भारत के राजाओं को, चाहे वो मुगल हों, चाहे बाकी भारतीय शक्तियां हों, निजाम हों, नवाब हों, सबको उन्होंने बाहर कर दिया। और आगे चल करके अंग्रेजों का ही भारत पे अधिकार, यानी एक तरह का कब्जा हो गया। तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि ये कौन थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। खाली अकेले अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, अंग्रेजों के अलावा भारत में डच लोग आए थे, यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले। भारत में पुर्तगाली भी आए थे, भारत में फ्रांसीसी भी आए थे। तो हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे कि ये सभी लोग कौन कौन थे, किस कारण से ये लोग भारत में आए और किस तरीके से इन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की और आगे चल करके इन लोगों ने भारत में अपने राज्य कायम कर लिए। खास करके फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने और पुर्तगालियों ने बहुत बड़े क्षेत्र पे उन्होंने अपना आधिपत्य किया और एक तरीके से इस काल में ही भारत का सर्वाधिक जो धन संपदा है वो अंग्रेज ही लूट के ले गए। तो आज हम लोग इसकी सारी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए। बेसिकली सन 800-900 ईस्वी से लेकर के और 1200-1300 ईस्वी का समय यूरोप के इतिहास में डार्क एज के नाम से जाना जाता है। सन 700-800 ईस्वी से लेकर के 1200-1300 ईस्वी का जो समय है वो यूरोप के इतिहास में डार्क एज यानी अंध युग के नाम से जाना जाता है, जहां पर यूरोप की प्रोग्रेस रुक गई थी। यूरोप में एक तरीके का सामंतवाद हावी था, ना वहां पे विज्ञान था, ना कला था, ना संस्कृति था, ना एक तरीके से कोई समृद्धि नहीं थी यूरोप में। तो एक बड़े लंबे समय तक यूरोप में अंधकाल रहा, अंधकार का युग रहा। और उसी से हम देखते हैं कि भारत भी मजबूत था और अरब काफी मजबूत थे। आपने देखा होगा कि सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद आपने देखा होगा कि तमाम यूरोपीय शक्तियों ने, तमाम जो अरब की शक्तियां हैं, उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना आक्रमण किया और भारत को सहित दुनिया भर में, यानी अरब जो है 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में अरब लोग कहां तक पहुंच गए थे, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक। यानी स्पेन से लेके जो उत्तरी अफ्रीका है, उस उत्तरी अफ्रीका तक के क्षेत्र पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। किसने? अरबों ने। क्लियर? सो अब हम लोग देखेंगे कि यूरोप में कैसे बदलाव हुआ और जो यूरोप अरब के सामने नतमस्तक हो गया, यानी अरब की जो शक्ति है उसने एक तरीके से यूरोप को झुका दिया। तो किस तरीके से यूरोप ने रिवाइवल किया और कैसे भारत में अरबों का राज्य कायम न होकर के आगे चल करके या तो मुगलों ने राज्य कायम किया और मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने अपने अपने राज्य कायम किए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जाना चाहिए यूरोप के इतिहास में। और यूरोप के इतिहास में 500 साल का समय, 700-800 ईस्वी से लेके 1200 तक के ईस्वी का समय डार्क एज कहा जाता है, जहां कोई प्रोग्रेस हमें यूरोप में दिखाई नहीं देती। लेकिन 14वीं शताब्दी में आकर के यूरोप में एक क्रांति होती है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक बड़ा बदलाव होता है और यूरोप के लोगों का झुकाव शिक्षा की ओर बढ़ता है, जिसको हम लोग यूरोप के इतिहास में कहते हैं पुनर्जागरण। आप लोगों ने शब्द सुना होगा पुनर्जागरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेनेसां।
तो 14वीं शताब्दी के आखिरी समय में और खास करके 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और इस शुरुआत को ज्यादा बल दिया एक घटना ने। क्या घटना हुई? 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में एक जगह थी, टर्की में पड़ती है आज की डेट में, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। उस समय उसको बोलते थे कस्तूनतनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तूनतनिया। एडवोकेट रवि राजपूत को समझ में नहीं आ रहा है, आपके द्वारा पढ़ा हुआ कैसे नोट करें आप लोग? इस एडवोकेट रवि राजपूत, इसको आप दोबारा सुन लेना, बाद में सुन के आप धीरे धीरे इसको रिकॉर्ड कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है? और ये कथा नहीं है भाई, ये बहुत काम की और ज्ञान की चीजें हैं। क्लियर? सो चलिए, तो जो कस्तूनतनिया नाम का जो शहर था एक, वो शहर क्या था? उस शहर के जरिए ही व्यापार होता था यूरोप और पूर्व के देशों के साथ में, खास करके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, भारत, स्थलीय व्यापार। यानी कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी, जिसको हम लोग हिंदी में कस्तूनतनिया बोलते थे, आज की डेट में उसका नाम इस्तांबुल है। आज की डेट में अगर आप उसको देखेंगे तो इंटरनेट पे आपको वो शहर मिल जाएगा। तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल। तो तुर्की वाले एरिया को उस समय हम लोग कहते थे ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर का वो हिस्सा था, और उस्मानी साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य का एक हिस्सा था वो एरिया। लेकिन जो इस्तांबुल है, आज की डेट में जो इस्तांबुल है, उस समय इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तूनतनिया था। और ये शहर यूरोप के लोगों के कब्जे में था, यानी यूरोप के जो देश थे उनका इस पर आधिपत्य था। इस कारण से यूरोप के व्यापारी, बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल है, आज के इस्तांबुल से होते हुए स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचते थे। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, अरब, भारत, वहां तक ये व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते से। 1453 में एक घटना घटी। जो तुर्की का सम्राट था, तुर्की के सम्राट ने, जो उस्मानिया साम्राज्य कहा जाता था, उसके सम्राट ने यूरोपियों को भगा करके कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। यानी जो इस्तांबुल सिटी है, या जिसको हम लोग कस्तूनतनिया कहते हैं, इस शहर को, पहले उसका नाम कस्तूनतनिया था, आज की डेट में इस्तांबुल है। इस शहर को उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। किसने? तुर्की के सम्राट ने। और तुर्की के सम्राट क्या था? मुस्लिम था। तो अब यूरोप और पूरब, खास करके इराक, ईरान और भारत जैसे देशों के साथ में यूरोप का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। लेकिन यूरोप के लोगों को भारत के व्यापार की जरूरत थी, खास करके यूरोप ठंडे देश थे, तो वह मसाले इत्यादि की बहुत जरूरत थी। तो एक तरीके से यूरोप के सामने यह विकल्प खत्म हो गया कि अब वो भारत जैसे देशों के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और ऐसे जो बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारा उत्पादन होता था, वहां से अपना व्यापार कैसे करें। इसी क्रम में आगे चल करके यूरोप के लोगों ने, जब कॉन्स्टेंटिनोपल उनके साहित्य लेके चले गए रोम, इटली की राजधानी, और रोम में यूनान का और पुराना जो अरस्तु, सुकरात, इनका जो साहित्य था, ये पढ़ा जाने लगा। तो अब यूरोप ने पुनः अपने अतीत, क्योंकि यूनान पहले बहुत मजबूत देश था, तो यूनान और वहां का जो पुराना साहित्य और ज्ञान था, जैसे आपने देखा कि जो सुकरात था, जो अरस्तु था, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहते हैं, अरस्तु को जूलॉजी का भी फादर कहते हैं, कई सारे विषयों का फादर अरस्तु को बोलते हैं। तो यूरोप के लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, यूरोप के लोगों ने, पुराने जो यूरोप के विद्वान थे उनको। और इटली से एक नई क्रांति शुरू हुई, जिसको हम यूरोप के इतिहास में कहते हैं पुनर्जागरण या रिनेंसा। इसके माध्यम से अब यूरोप के लोगों ने ज्ञान विज्ञान की ओर ध्यान देना शुरू किया। क्लियर? अब यूरोप के लोगों ने जब ज्ञान विज्ञान की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो उनके पास नॉलेज आई, और उनकी आवश्यकताएं थी कि वो किस तरीके से पूर्व के साथ, खास करके भारत, इंडोनेशिया, इनके साथ व्यापार कर सके। तो अब यूरोप के राजाओं ने अपने अपने देश के लोगों को पैसे दिए कि तुम जाओ और दुनिया भर में रास्तों की तलाश करो, समुद्री मार्गों की, कि कैसे यूरोप से समुद्री मार्ग से हम जा सकते हैं। और इसी समय आपने देखा होगा कि जर्मनी इत्यादि में प्रेस जो है, गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार कर दिया। तो अब जो है हाथ से लिखने के बजाय प्रिंटिंग प्रेस पर चीजें छपने लगी। तो बड़ी क्रांति से यूरोप गुजरने लगा। तो सबको यह मालूम था पृथ्वी गोल है, तो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वहां पहुंच सकते हैं। इसी खोज में दो देश सबसे आगे रहे। एक देश का नाम था स्पेन और एक देश का नाम था पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल ने समुद्र को जीतने की पहल सबसे पहले शुरू की।
और इसका बड़ा कारण यह था कि इनके समुद्र लगे हुए थे पश्चिमी साइड में, जहां पर बहुत आसानी से लोग पहुंच सकते थे। तो सबसे पहले स्पेन ने एक आदमी था अमेरिगो नामक एक यात्री भेजा और उसने जाके दक्षिणी अमेरिका की खोज की। और एक आदमी था कोलंबस का एक जूता भी आता है, आपने देखा होगा। कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकला स्पेन से। कोलंबस चला पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर जाते जाते कोलंबस भारत में पहुंच के कहां पहुंच गया? अमेरिका। तो उसने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कर डाली और एक उसने कहा कि यही भारत है। और वहां के जो लोग थे वो रेड थे कलर में, तो उनको रेड इंडियन कहा और उसको कहा कि यही इंडिया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है, बल्कि कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद आगे चल करके पुर्तगाल का एक नाविक, पुर्तगाल के राजा जॉन, उसने भेजा उसको पैसे दे करके कि तुम समुद्री मार्ग से भारत के रास्ते का पता लगाओ ताकि हम व्यापार कर सकें। और यूरोप के अंदर भी होड़ चल रही थी। यूरोप में फ्रांस और पुर्तगाल के बीच में स्पेन, पुर्तगाल के बीच में स्पेन, इंग्लैंड के बीच में, इन सारे देशों में भी होड़ चल रही थी कि कौन सबसे ज्यादा व्यापार करे, कौन सबसे ज्यादा समृद्ध हो पाए। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा चला पुर्तगाल से समुद्र के किनारे, और दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणी तट है, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आया वो घूम के अटलांटिक से, और अटलांटिक से ऐसे समुद्र के किनारे घूमते घूमते 13 मई 1498 ईस्वी को वो कालीकट यानी पश्चिमी भारत के तट पर पहुंचा। कहां पर? कालीकट। और कालीकट में उस समय जो राजा था उसका नाम था जमोरिन उस राजा की उपाधि थी। तो कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया कि भाई यूरोप से कोई व्यापारी आया है, और उसका स्वागत किया। और इस तरीके से वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते को खोज निकाला। याद रखना, कई बार लोग ये पढ़ाते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। गलत। भारत तो पहले से था। भारत तो दुनिया के प्राचीनतम देशों में से एक है। वास्को डिगामा ने केवल भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्री रास्ता था उस रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की। कुछ लोग जो है, मैंने देखा कुछ किताबों में लिखते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, तो आंसर लिखते थे वास्को डिगामा। नहीं, वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि वास्को डिगामा ने यूरोप के रास्ते अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से, जिसको केप ऑफ गुड होप होते हैं, वहां से बोलते हुए वो भारत में समुद्री तट तक आया, पश्चिम के समुद्री तट तक कालीकट पहुंचा। और जब वास्को डिगामा यहां से गया तो जो सामान वो यूरोप से लाया था वो उसने यहां दे दिया, और उसके बदले में वो बहुत सारा मसाले, बहुत सारी चीजें यहां से लेके गया। और ये कहा जाता है कि जितना वो यहां से लेके गया और जितना वो लाया था, उसको बेचने के बाद उसने 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा। तो इस कारण से यूरोप के दूसरे व्यापारियों में और दूसरे राजाओं में होड़ लग गई। उनमें क्या होड़ लग गई कि अरे भाई, पूरब में तो भारत नाम का एक बड़ा, इंडिया नाम का एक बहुत ही समृद्ध देश है, बहुत ही धनी देश है, और अगर हम वहां पहुंच जाएं, वहां से व्यापार करें तो हम सारे देश भी अमीर बन सकते हैं। तो एक तरीके से यही प्रतिस्पर्धा भारत के प्रति शुरू हुई। और इसी में फिर अलग अलग देशों ने, जैसे पुर्तगाल ने अपनी कंपनी बना करके भारत के साथ व्यापार शुरू किया, इंग्लैंड ने अपनी कंपनी बनाई, फ्रांस ने अपनी कंपनी बनाई, डेनमार्क ने अपनी कंपनी बनाई। इन सारे देशों ने अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियां बना करके भारत के साथ भेजना शुरू किया, और भारत के साथ क्योंकि रास्ता पता चल गया तो व्यापार शुरू हुआ। इसी क्रम में भारत में ये सारी कंपनियां आई, और इनका क्या मकसद था? व्यापार करना। ये जितनी यूरोपीय कंपनियां आई थी वो सारी की सारी यूरोपीय कंपनियां केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन आगे चल करके उनको भारतीय राजाओं के बारे में, उनकी कमजोरियां, उनके आपसी झगड़े इत्यादि पता चलते रहे, और बड़ा लंबा समय लगा। देखिए, वास्को डिगामा जब भारत में आया था तो 1498 की बात है, और आपने देखा होगा कि भारत में सम्राट अकबर जो है 1556 में राजा बना और 1605 तक राजा रहा। तो वास्को डिगामा और ये सब जो लोग आए थे, इनको 200 साल तक कोई कामयाबी नहीं मिली। एक तरीके से अगर देखा जाए 1498 से लेकर के अगर हम देखें तो ये 1757 में ही कामयाबी हासिल कर पाए, यानी लगभग 250 साल इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। 250 साल ये लोग केवल व्यापार करते रहे और छोटे छोटे झगड़े करते रहे। तो भारत में भारत के राजा बड़े मजबूत थे, खास करके मुगल। और जैसा हमने कहा कि अकबर ने पुर्तगालियों को सबक सिखाया था, और शाहजहां और औरंगजेब ने भी पुर्तगालियों को सबक सिखाया था। तो उस समय जब भारत में मजबूत राजा रहे, खास करके मुगल साम्राज्य,
मुगल साम्राज्य जब तक मजबूत रहा तब तक यूरोपीय शक्तियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत के मामलों में डायरेक्टली घुस करके इंटरफेयर करें और भारत को जीतने का सपना देखें। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, कमजोर होने लगा, तब यूरोपीय शक्तियों को मौका मिल गया और उन्होंने फिर धीरे धीरे करके भारत की छोटी छोटी शक्तियों को हराया और आगे जो है धीरे धीरे उन्होंने फिर पूरे भारत के सभी राजाओं को, सभी शक्तियों को पराजित करके अपने राज्य की स्थापना की। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत में आई। भारत में 5 यूरोपीय शक्तियां आई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क की कंपनी और फ्रांसीसी। तो आप क्रम याद रखना, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली भारत में 1498 में वास्को डी गामा के साथ आए थे और सबसे बाद में 1961 में गए हैं। मतलब पुर्तगाली एक तरीके से भारत में सबसे लंबे समय तक रहे हैं। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और पुर्तगाली के बाद आए थे डच। डच का मतलब होता है हॉलैंड, जिसको हम लोग आज की डेट में नीदरलैंड कहते हैं। नीदरलैंड या हॉलैंड एक ही बात है, क्लियर। नीदरलैंड या हॉलैंड एक ही बात है। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में आए, पुर्तगाली के बाद डच लोग आए, यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग आए। उसके बाद भारत में आए अंग्रेज, डचों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद आए डेनमार्क के लोग। कौन? डेनमार्क के लोग। और उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। अब इनकी हम लोग चर्चा करेंगे और आज इनके बारे में कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस किस सिस्टम से ये लोग आए। PDBDF, ये अजय राजपूत जी ने एक कोड लिखा है, PDBDF यानी पुर्तगीज, फिर उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स और फिर उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद फ्रांसीसी। सो आप लोग याद रखना, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच लोग आए, फिर अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोग आए, फिर उसके बाद डेनिश यानी डेनमार्क के लोग आए और सबसे अंत में भारत में आए फ्रांसीसी। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया और बाद में चल करके यहाँ की शक्तियों को हटाना, अपनी सत्ताएं काम करना, अपने मनपसंद के लोगों को नियुक्त करना, ये बहुत सारी खुरापातें फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियों ने भारत में आरंभ की। याद रखिएगा, ये कंपनियां शुरू में केवल और केवल भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए। जब इनको लगा कि भाई यहाँ की स्थिति ऐसी है तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया, भारत के राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाया और इन्होंने भारत के राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया। दरबार में अपने रेजिडेंट्स नियुक्त किए, कभी एक का पक्ष करके दूसरे को हटाया और इस तरीके से भारत में इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ कुछ फैक्ट आपको बताता जाऊंगा और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसकी चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड है यूरोप का पुनर्जागरण। अगर यूरोप में पुनर्जागरण ना होता तो शायद यूरोपीय शक्तियों के अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो समुद्र के रास्ते जाकर के व्यापार के मार्ग खोज पाते। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा 17 मई 1498 को, सॉरी पहले मैंने 13 मई बता दिया था, वो गलत डेट थी। 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक बंदरगाह पर वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का नाविक था, वो पहुंचा। उसके बाद वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया। जमोरिन राजा का नाम नहीं था, उसकी उपाधि थी, क्लियर। उसके बाद पुर्तगाली के साथ ही साथ यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक रास्तों का एक नया दौर शुरू हो गया। उसके बाद पुर्तगालियों ने कालीकट, दमनदीप और हुगली में अपनी बस्तियां स्थापित की। भारत में पहली जो पुर्तगाली फैक्ट्री है, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में केरल के कोचीन में स्थापित हुई। भारत में पहली जो पुर्तगाली फैक्ट्री है वो 1503 में कोचीन केरला में स्थापित हुई। उसके बाद पुर्तगालियों के पश्चात डच इत्यादि लोग भारत में आए, जिसकी हम चर्चा की। भारत में आने वाला जो पहला डच नागरिक था, ये कभी कभी सवाल आ सकता है, जैसा मैंने कहा कि पुर्तगाली के बाद डच आए, तो भारत में जो पहला डच नागरिक आया था उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन नाम का पहला डच नागरिक भारत में आया था 1596 ईस्वी में, यानी वास्को डी गामा के लगभग 98 साल बाद। डचों ने, जो डच लोग थे, उन्होंने 1602 ईस्वी में एक विशाल वाणिज्यिक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जो डच लोग थे, यानी जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, इन्होंने 1602 ईस्वी में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। उसी तरीके से एक कंपनी मिलेगी आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की होगी। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इस कंपनी ने 1620 में त्रावणकोर है तमिलनाडु में, और 1667 में श्रीरामपुर है वेस्ट बंगाल में, वहां पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। उसके बाद 1854 में डेनमार्क ने अपनी व्यापारिक कंपनियां अंग्रेजों को बेच दी। यानी डेनमार्क के जो लोग थे, डेनिश लोग पहले ही चले गए। डेनमार्क के लोगों ने 1616 में भारत में एंट्री करी, अपनी कंपनी बनाई, और 1854 में वो अंग्रेजों को ही अपनी कंपनी बेच बाच के यहां से चले गए। इसलिए आप लोगों को डेनमार्क के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिलता होगा। क्लियर। आगे देखते हैं। सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां, हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ये आएगा। लुई 14वां और लुई 16वां बड़े फेमस राजा थे फ्रांस के। तो 1664 में फ्रांस के राजा लुई 16वें ने, उसके समय का एक मंत्री था कोलबार्ट, उसने एक कंपनी बनाई भारत से व्यापार करने के लिए। उसका नाम था द इंड ओरिएंटल, ये फ्रेंच नेम है। इस नाम की कंपनी बनाई और इससे कहा कि आप जाइए और भारत के साथ व्यापार कीजिए। सन 1668 में सूरत में फ्रांसीसी कंपनी ने पहली बार, सन 1668 में सूरत में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली कोठी, व्यापारिक कोठी स्थापित की। उसके बाद 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाबों के मामले में हस्तक्षेप शुरू किया। परिणामस्वरूप फ्रेंच कर्नाटक युद्ध शुरू हुए और अंग्रेजों का यहां पर एंट्री शुरू हो गई। जहां तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी, और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर, और एलिजाबेथ टेलर ने 15 साल का एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए और पूरब के साथ व्यापार करिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर के द्वारा उनको एक चार्टर दिया गया था, एक अधिकार पत्र दिया गया था कि आप जाओ और पूरब के साथ व्यापार करो। तो ये जो सारा क्रम है, ये सारा का सारा क्रम हम लोगों को दिखाता है कि किस तरीके से ये सारी कंपनियां आकर के व्यापार के लिए भारत की तरफ बढ़ रही हैं। और केवल भारत नहीं, भारत के अलावा इंडोनेशिया में भी जा रही हैं, श्रीलंका में भी जा रही हैं, थाईलैंड, आपका वियतनाम, सब जगह ये कंपनियां जा रही हैं। तो ये कंपनियां हर जगह अपना व्यापार करना चाहती हैं, लेकिन जहां इनको मौका मिला वहां इन्होंने राज्य कायम कर लिया। जैसे श्रीलंका को जीता, म्यांमार में कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया में भी इन्होंने काफी हद तक अपना प्रभाव पैदा किया। तो जगह जगह जाकर के इन लोगों ने अपनी व्यापारिक बस्तियों के अलावा पॉलिटिकल पावर्स भी इन लोगों ने अपनी स्थापित कर ली। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, आप उन फैक्ट को थोड़ा याद रखिए, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं ये बड़े काम के हैं। अभी आपको एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद कभी जब आपका मन करे फुर्सत में, तब आप इनको पढ़ना। यही फैक्ट हमें आधुनिक भारत के इतिहास की एक तरीके से चाबी है, मॉडर्न इंडिया को ये खोलेंगे, इसलिए हमें इनकी जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट ईयर्स और इंपॉर्टेंट डेट्स मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री की। और जैसा मैंने कहा, हिस्ट्री में सबसे जरूरी होता है डेट्स, किस टाइम पर क्या हुआ। क्लियर। तो सबसे पहली डेट है 1498 ईस्वी में, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया पहले। उसके 2 साल बाद, वास्को डिगामा के 2 साल बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री मिस्टर कैब्रॉल भारत आया। तो दूसरे यात्री का नाम था कैब्रॉल। हो सकता है ज्यादातर लोगों को वास्को डिगामा मालूम हो, लेकिन कैब्रॉल के बारे में पता ना हो, और कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई वास्को डिगामा आया पहले, उसके बाद कौन आया था, उसका हमारा आंसर है कैब्रॉल। ये भी कौन था, ये भी एक पुर्तगाली यात्री था। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। उसके बाद 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। आपको पता है गोवा पहले बीजापुर के आधिपत्य में था, बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य के उसमें चला गया। और यहां 1510 ईस्वी में गोवा किसके हाथ में चला गया, गोवा चला गया पुर्तगालियों के हाथ में। और बीजापुर के जो राजा था, विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था कृष्णदेव राय, उसने समझौता कर लिया किससे, पुर्तगालियों से। कहा कि भाई हम तुम्हारा गोवा नहीं जीतेंगे, लेकिन तुम हमें घोड़े यहां से भेजते रहना।
तो इस बंदरगाह से हमें समझौते के रूप में क्या चाहिए? घोड़े, क्योंकि उनको अपने राज्य को चलाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता थी। तो 1510 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों के हाथ में चला गया। और कब तक रहा मालूम है आपको? 1961 ईस्वी तक। 1961 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही आधिपत्य रहा। और आज भी जो गोवा की कल्चर है, आप लोग कई बार गोवा घूमने गए होंगे, तो गोवा में बहुत सारे समुद्री बीच हैं और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत बड़ा। तो गोवा की जो कल्चर है आज भी सबसे ज्यादा पुर्तगीज कल्चर है। वहाँ का खान पान, वहाँ की पार्टियाँ, वहाँ के होटल्स, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के समुद्री जो लाइफ स्टाइल है, ये बेसिकली उस पर आज भी सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? पुर्तगीज कल्चर का। तो याद रखिएगा 1510 ईस्वी में तब तक जो है बाबर भारत नहीं आया है, यानी बाबर के भारत आने से पहले ही यूरोपीय शक्तियां भारत में घुस चुकी थी। मुगलों के आने से पहले ही यूरोपीय शक्तियां भारत में एंट्री कर चुकी थी। और 1510 ईस्वी में, क्योंकि बाबर भारत में कब आया था? 1526 में, पानीपत की लड़ाई के बाद। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1526। और उससे लगभग 16 साल पहले ही 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से उसको छीन लिया था और गोवा एक तरीके से पुर्तगालियों की राजधानी बन गया था। और गोवा को ही राजधानी बना करके वो पूरे के पूरे पश्चिमी जगत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करते थे। कौन? पुर्तगाली। चलिए उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गया। तो जैसा मैंने कहा कि 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया। बाद में कोचीन से वो अपनी राजधानी भी गोवा लेके आ गए और वो राजधानी कहाँ? 1530 ईस्वी में उन्होंने कोचीन से ट्रांसफर कर ली गोवा। उसके अलावा 1599 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच मतलब नीदरलैंड। उसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगाल ने ब्रिटेन के राजा को बंबई दहेज में दे दिया। देखो यहां पर मैं आपको एक बड़ी काम की चीज बताऊंगा। हुआ क्या? बंबई पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध जगह थी। बंबई समुद्री तट का सबसे प्रसिद्ध जगह थी। और क्या हुआ कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी का विवाह। भारत के इतिहास का प्रभाव यूरोप से बहुत पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों को यूरोप के इतिहास की समकालीन बातें मालूम होनी चाहिए। हुआ क्या कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह इंग्लैंड के राजा से हो गया, एक राजकुमार से। तो इंग्लैंड के राजा से जब उसका विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी का, तो पुर्तगालियों ने, पहले बंबई भी पुर्तगालियों के कब्जे में था, पुर्तगालियों ने बंबई क्या है इंग्लैंड को दहेज में दे दिया कि अब हमारे व्यापारी वहां नहीं रहेंगे मुंबई में, अब मुंबई आज से तुम्हारा, क्योंकि हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ की है। तो वो इंग्लैंड को उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड के राजा को बंबई दहेज में दे दिया। और है बंबई किसका था? भारत का। हमारी जमीन, हमारा शहर, और शादी किसकी हो रही है? पुर्तगाली की राजकुमारी का विवाह हो रहा है इंग्लैंड के राजकुमार के साथ। और पुर्तगाल का राजा जो है अपनी बेटी के विवाह में इंग्लैंड के राजा को कहता है कि आज से बंबई तुम्हारा। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या रही होगी। इनकी मनोदशा यह थी कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा के साथ होता है और दहेज में क्या दे रहा है? बंबई। पुर्तगाल का कोई हिस्सा नहीं दिया उसने। तो एक तरीके से वो लोग पुर्तगाल को अपनी क्या समझते थे, इसको बंबई वगैरह को, भारत के तटवर्ती एरिया को अपनी जागीर। तो ये इस घटना के बाद से बंबई को लेकर के पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में फिर कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि फिर बंबई क्या है अंग्रेजों की ही एक तरीके से कैपिटल बन गया। क्लियर? आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो डेट है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कलकत्ता किसने बनवाया था। कुछ लोगों को लगता होगा कलकत्ता पहले से ही था, नहीं। जॉब चार्नॉक नाम का एक अंग्रेज आदमी था, उसने सन 1690 ईस्वी में कलकत्ता को बसाया था। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी, कुछ छोटी व्यापारिक कोठियां, और उसके बाद वो डेवलप होता चला गया। उसके बाद सन 1760 में एक लड़ाई हुई, वांडियावाश का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को 1760 में निर्णायक रूप से हरा दिया था। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे डिटेल में। क्लियर? अच्छा, जो कंपनियां थी एक बार मैं इनके नाम आपको बता दूं, शायद आपको याद रहे। जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसका नाम था एस्टाडो डा इंडिया।
आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगाल की जो कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी पुर्तगाल के राजा के द्वारा, उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। और ये कंपनी कब बनी थी? 1498 में, वास्को डी गामा जब आया था। जो इंग्लैंड की कंपनी थी, ब्रिटेन की, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम था अंग्रेजों की कंपनी का, और प्रचलित नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग जानते ही हैं। हॉलैंड की जो कंपनी थी उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो हॉलैंड की या नीदरलैंड की कंपनी थी उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो डेनमार्क की कंपनी थी उसका नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी का नाम था फ्रांसीसी कंपनी, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी हमारे फैक्ट्स हैं। अभी हम लोग कुछ और फैक्ट पे चर्चा करेंगे, और एक बार जब ये सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम आएंगे कि जब भारत में फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजों की जब एंट्री हो रही है तो भारत की पॉलिटिकल स्थिति कैसी है, कौन से एरिया से वो घुस सकते हैं, कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन से नवाब हैं जिनके साथ में वो संघर्ष करके भारत के मामलों में एंट्री कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की यूरोप से, जिसकी चर्चा हमने आरंभ में की थी कि जब पुनर्जागरण आया यूरोप में तो सबसे पहले इसमें आगे थे स्पेन और पुर्तगाल। और स्पेन और पुर्तगाल क्या है? एकदम पश्चिमी देश हैं, अटलांटिक महासागर से लगे हुए। तो उन्होंने सबसे पहले भौगोलिक खोजों की शुरुआत की। पुर्तगाल का एक नाविक था, मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट इसलिए बता रहा हूं कि ये वीडियो आप आगे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ पर बहुत सारे फैक्ट को चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है। पुर्तगाल का एक नाविक था बार्थोलोमो डियाज, नाम थोड़ा बड़ा है। बार्थोलोमियो डियाज नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति था, नाविक था, जिसने 1487 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। उत्तमाशा अंतरीप की इसने खोज की, जिसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप है जो दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल समुद्र का किनारा है वहां पर। उसके बाद 1494 ईस्वी में कोलंबस नाम के व्यक्ति ने, जो स्पेन का रहने वाला, अमेरिका की खोज की। उसके बाद वास्को डी गामा का मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोली। अब देखिए पुर्तगाली किस तरीके से भारत में आगे बढ़ते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये नाम बड़ा याद रखना आप, बहुत काम का नाम है ये। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनके भारत आया। तो खाली अंग्रेजों ने वायसराय नहीं बनाए थे, अंग्रेजों से पहले जो पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे, ये सब भारत में अपना प्रतिनिधि बनाते थे, और उनकी भाषा में इसका नाम था वायसराय। वायसराय। तो सबसे पहले 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का वायसराय बना के भेजा। तो कभी अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया, तो वो हमारा आंसर होगा कि वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो भारत में आया। दूसरा कौन था? कैब्राल। और पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, यानी भारत में किसी यूरोपीय शक्ति के द्वारा पहला जो वायसराय बनाया गया था उसका नाम था क्या था? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और आप लोग याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फ्रांस का नहीं था, पुर्तगाल का था। इसका नाम से ऐसा लग रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो फ्रांस का नहीं था। बेसिकली कहां का रहने वाला था ये? पुर्तगाल का। पुर्तगाल के राजा ने इसको वायसराय बना करके भेजा भारत। आगे क्या हुआ? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क, जो अगला जो वायसराय था उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही राजा यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। इससे पहले जो अल्मीडा था, अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसका पहला मकसद था कि जो समुद्र है, समुद्र पर कब्जा कर लो, किसी भी शक्ति को समुद्र में हरा दो, किसी के बेड़े को तोड़ दो, किसी के जहाज को डुबा दो। और अगर हम समुद्र में शक्तिशाली रहेंगे तो हम भारत या यूरोप के साथ, पूर्वी देशों के साथ बहुत आसानी से व्यापार कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक पॉलिसी अपनाई कि हम समुद्र में किसी को नहीं जीतने देंगे। अगर कोई भी दूसरे देश का जहाज समुद्र से निकलता है तो उन्होंने कहा उसको डुबा दो, उसको तोड़ दो। और इसी पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र के पानी को नीला पानी कहा जाता है ना, ब्लू वाटर, तो इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी का अल्मीडा का उद्देश्य यह था कि समुद्रों पे कब्जा रखो,
अगर हम समुद्र में किसी को नहीं जीतने देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यहां पर टिक पाएगा। तो कभी कभी आपके सामने यह सवाल भी आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने आरंभ की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक था पहला पुर्तगाली वायसराय, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद दूसरा वायसराय बन के आया अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में सुल्तान आदिल शाही वंश का यूसुफ था बीजापुर का, उससे गोवा छीन लिया, गोवा जीत लिया। और ये तभी की बात है जब कृष्णदेव राय भारत का राजा था, विजयनगर के साम्राज्य का, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य ने गोवा को जीतने का प्रयास नहीं किया। विजयनगर के राजा ने, कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों से एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तुम यहां से व्यापार करो जो तुम्हें करना है, लेकिन हमें घोड़ों की सप्लाई करते रहो, हमारे राज्य के लिए घोड़ों की आवश्यकता है और हमें यहाँ की बीजापुर इत्यादि की गोलकुंडा, बीजापुर, आदिलशाही शक्तियों से लड़ना है। क्लियर? उसके बाद आगे क्या हुआ? ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना बड़ी काम की चीज है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये जो भारत में यूरोपीय आएंगे ना, चाहे अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो, ये अलग अलग तरह की नीतियां अपनाएंगे। ये लोग अलग अलग तरह की पॉलिसी अपनाएंगे। जैसे अल्मीडा आया तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया, उसी तरीके से डलहौजी आएगा, हड़प की नीति लेके आएगा, वॉरेन हेस्टिंग आएगा, वेलेजली आएगा, सहायक संधि लेके। आपको ये दिख रहा है कि ये बड़े खुरापाती लोग थे, यूरोपियन लोग बड़े अलग लोग थे। ये नई नई पॉलिसी लेके आते थे और उस पॉलिसी के माध्यम से ही ये भारत को जीतते थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अल्बुकर्क जो दूसरा वायसराय था, उसने भारत में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से कहा कि आप भारतीय स्त्रियों से, जो गोवा की महिलाएं, इनसे विवाह करिए। तो अल्बुकर्क ने एक पॉलिसी बनवाई कि यूरोप के जो पुर्तगाली जो पुरुष हैं वो भारतीय महिलाओं से, क्योंकि वो व्यापारी थे, व्यापारी क्या है, पुरुष आते थे, तो उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह किए और पुर्तगालियों ने गोवा में स्थायी बस्तियां बसाई और एक तरीके से मिक्स आबादी का वहां पर प्रचलन शुरू हो गया। कहां पर? गोवा में। उसके अलावा 1515 ईस्वी में, 1510 में उसने ये गोवा जीता और 1515 ईस्वी में वहां पर गोवा में पहले चर्च का निर्माण किया। पुर्तगाली, स्पेन, ये सारे लोग क्या थे? ये सभी के सभी क्या थे? ये सभी ईसाई थे। तो ईसाई जब भारत में आए तो इनको धर्म प्रचार के लिए भी और अपने पूजा पाठ के लिए जगह चाहिए। तो 1515 में इन्होंने गोवा में पहला चर्च बनाया, जिस चर्च का नाम था सेंट जेवियर चर्च। गोवा में एक चर्च बनाया, सेंट जेवियर चर्च। और आप लोग अगर कभी गोवा घूमने जाएं तो आज भी आप सेंट जेवियर चर्च देख सकते हैं, आज भी वो चर्च है। गोवा में सेंट जेवियर चर्च आज भी मौजूद है। तो इन लोगों ने भारत में बसने का इरादा कर लिया और अपनी बस्तियों को स्थायी बनाना शुरू कर दिया। पुर्तगाली भारतीय साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया के नाम से पुकारते थे और पुर्तगाली अपने आप को कहते थे हम सागर के स्वामी हैं। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, जो कि उसकी अल्मीडा की पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कि हमको सागर में कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद पुर्तगालियों ने ही भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। मतलब भारत में पहले जो है कागज नहीं बनता था, कागज पर नहीं लिखा जाता था। भारत में जो पहले के राजा महाराजा थे तो वो क्या है, ताम्रपत्र पे लिख दिया या इस तरह के कपड़े पे लिख दिया। भारत में कागज पे लिखने की शुरुआत किसने की है? पुर्तगालियों ने। मैंने कहा ना यूरोप क्यों आगे निकल गया, क्योंकि जब यूरोप ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दे रहा था, जब यूरोप में नए नए आविष्कार हो रहे थे, साइंस की पढ़ाई हो रही थी, उसी समय भारत जैसे देश अंधविश्वासों में, पाखंडों में जकड़े हुए थे। इसी कारण आप देखना कि पुर्तगाली भारत में पहली बार क्या लेके आए? प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगालियों से पहले भारत में कपड़े पर छपाई, कागज की छपाई नहीं होती थी। तो हम लोगों को यह मानना पड़ेगा कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे थे। देखो कहां पुर्तगाल, और समुद्र में कितना भयानक समुद्र होता है जिसमें हर किसी को डर लगता है कि पता नहीं कहां नाव पलट जाए, कहां जहाज पलट जाए। और अब तो बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। उस जमाने में 1500 के आसपास कहां टेक्नोलॉजी रही होगी, पता नहीं कब समुद्री तूफान आ जाए, कब बड़ी बड़ी लहरें उठ जाए। उसमें भी ये लोग इतने साहसी थे, यूरोप के लोग इतने साहसी थे कि उस समय भी ये लोग यूरोप से चल करके हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के रास्ते भारत पहुंच जाते थे। डर नहीं था, इन लोगों के अंदर बहुत साहस था। और ये जो है दर्शाता है कि जिसके अंदर साहस होता है वही शासन करता है, जिसके अंदर साहस नहीं है वो कभी राजा नहीं बन सकता। जिसके अंदर साहस है उस वही जो है एक तरीके से किसी भी सत्ता पर, व्यवस्था पर स्थापित हो सकता है। यूरोप के लोग छिटपुट आए, एक दो नाव भर के तो वास्को डी गामा आया था एक नाव में। आप देखिए एक एक नाव में, 4-4, 5-5 नाव में आने वाले लोगों ने लाखों करोड़ों की भारतीय आबादी पर कब्जा कर लिया था।
क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के सामने क्या था कि समुद्र में पैर देते ही आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, जहां मुंज घास उगती है वहां नहीं जाना चाहिए। भारत के लोगों की सोच ये थी। तो भारत के लोग समुद्र में पैर रखने को भी मानते थे कि धर्म नष्ट हो जाएगा। और यूरोप के लोग क्या मानते थे? समुद्र के स्वामी, अगर हम समुद्र पे कब्जा कर लेंगे तो दुनिया को हम जीत सकते हैं। तो आप देखिए, हजारों किलोमीटर दूर से पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत में आए समुद्र के रास्ते और भारत पे कब्जा कर लिया। और भारत के लोग समुद्र के अंदर पैर भी नहीं डालते थे कि समुद्र में अगर पैर डाला तो धर्म भ्रष्ट, इसी चक्कर में हारे हैं। तो हमारी जो कभी कभार जो दकियानुसी सोच होती है ना, ऐसी सोच जिसमें पाखंड अंधविश्वास भरा हुआ है, ये आपके कुछ लोगों के अलावा आपके पूरे देश का बेड़ा गर्क कर देती है। आपके पूरे के पूरे भारत जितना मजबूत देश क्यों हारा? इसी वजह से, क्योंकि हमारी सोच गलत थी। हम लोगों ने समुद्र में जाकर के लड़ाई करने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर चाहते उस समय के राजा महाराजा तो इनको समुद्र में, क्योंकि हमने कभी नौसेना तैयार नहीं की, कभी समुद्र की लड़ाई के लिए तैयार नहीं रहे। इसी कारण से भारत को बहुत बड़ा नुकसान भारत के इतिहास में झेलना पड़ा। जो मुगल आए थे, मुगलों ने भारत को लूटा नहीं, मुगल आकर के भारत में बस गए और मुगलों ने भारत की संपत्ति को भारत में लगाया। भले ही उन्होंने लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, कुछ भी किया, लेकिन भारत से मुगल कुछ नहीं लेके गए, बल्कि मुगल भी भारत में ही दफन है। सारे के सारे जो मुगल हैं, आप देखो, बाबर जो है काबुल में है, और बाबर के बाद जो अंतिम जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, वो रंगून में है। बाकी सारे के सारे लोग हिंदुस्तान में दफन है। मतलब वो लोग भारत से कुछ लूट के ले नहीं गए, मुगल भारत में रहे। लेकिन अंग्रेज और यूरोपियों ने क्या किया कि अंग्रेज, फ्रांसीसी और जो लोग आए, ये भारत को लूट के ले गए। इन्होंने भारत में घुसे, यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाया, और फिर ये यहाँ से सोना चांदी जो था वो सब लूट करके यूरोप ले गए। इसलिए देखना, यूरोप आज भी अमीर है, क्योंकि बहुत सारा सामान वो यहाँ से, बहुत सारा धन संपदा वो लोग लूट के लेके चले गए। इसमें हमारा भी योगदान था। हमारी जो सोच थी वो सोच गलत थी। और भारत जब हारता था, पराजित होता था, तो भारत की जो अपनी अंतर्निहित कमजोरियां हैं, अपनी जो खामियां हैं, इसके कारण हारा था। क्योंकि हम लोग राष्ट्र के रूप में नहीं सोचते थे, हम धार्मिक मानसिकता के गुलाम थे, हम जातिवाद से ग्रस्त थे, हमें प्रेम और भाईचारा नहीं था, ऊंच नीच था हम लोगों ने राष्ट्र के रूप में सोचना ही नहीं शुरू किया। अगर राष्ट्र के रूप में सोचते तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज या मुट्ठी भर पुर्तगाली भारत को जीत सकते थे? कभी नहीं। भाई, उनकी संख्या कितनी थी? वास्को डी गामा एक नाव लेके आया था। आप सोचो, देखना कितने साल तक गोवा पर कब्जा करके रखते हैं? 1961, 1500 से लेकर 1961, 461 साल। एक नाव में कितने आदमी होंगे? सोचने वाली बात है ना। अदम्यता, साहस, शौर्य, राजा बनने की इच्छा, दृढ़ता, ये उनके कैरेक्टर में थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों को करना, ये उनकी सोच थी। हमारी सोच क्या थी? अरे गोवा में तो समुद्र है और हमने इसमें पैर दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये जो सोच थी, तो हमेशा देखिए, कई बार लोग आपके अच्छे विचारों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। कई बार अगर आपकी सोच प्रगतिशील है, आपकी सोच विकासोन्मुख है, आपकी सोच वैज्ञानिक है, तो कई बार लोग आपकी भी आलोचना करेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि दुनिया में जिसकी भी सोच पॉजिटिव है, भविष्योन्मुखी है, प्रगतिशील है, आधुनिक है, वही जीतेगा। फाइनली वही जीतेगा। उसकी आलोचना आप आज कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि आने वाले समय में जिसकी भी सोच प्रोग्रेसिव होगी, सिर्फ वही जीतेगा। ये दुनिया का इतिहास है, और इतिहास हमको इसलिए पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये इतिहास सबक सिखाता है। ये इतिहास हमको मैसेज देता है कि किस कालखंड में क्या हुआ और क्यों हुआ, कौन सी ऐसी वजह थी। तो जो पुर्तगाली थे, स्पेनिश लोग थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, वो पुनर्जागरण और प्रबोधन, रेनेसां और एनलाइटनमेंट के लोग थे। जहां प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो रहा है, जहां जहाजों का आविष्कार हो रहा है, जहां हवाई जहाज बन रहे हैं, जहां टेलीफोन बनना है, दुनिया भर की चीजों का आविष्कार हो रहा है, वो उस सभ्यता के जनक थे। और हम किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि अगर किसी को छू लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। तो बहुत बड़ा गैप था समाज में, बहुत बड़ा गैप था समाज की मानसिकता में, समाज की पढ़ाई लिखाई में, समाज की सोच में। तो ऐसे में आप देखना, भारत में करोड़ों लोग थे, और वो लोग कितने थे? वो लोग कोई सैकड़ों में थे, कोई एक नाव भर के, कोई दो नाव भर के आए, कोई हजार आए, और वो जीतते चले गए। इसी वजह से तो हमेशा इस वाले एपिसोड से कि नाव के माध्यम से कुछ सैकड़ों की संख्या में, कुछ 10 की संख्या में लोगों ने भारत पे कब्जा कर लिया था, वो हमें ये भी संकेत देता है कि हम लोगों को अपनी प्रगतिशील सोच, विकासोन्मुखी, भविष्योन्मुखी अपनी विचारधारा को हमेशा मानते रहना चाहिए। भले ही आज उसकी आलोचना करने वाले लोग हैं, लेकिन आप याद रखिए 20 से 25, 30 साल बाद उसकी आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि लोग उसी पर चलेंगे। तो सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाएं, वैज्ञानिक सोच ही अपनाएं,
विकासोन्मुखी, मानवोन्मुखी और भविष्योन्मुखी, और जो तार्किक है हम लोग उसको अपनाएं। क्योंकि अगर हम लोग दकियानूसी, पाखंडी और इस तरह की सोचों को अपनाते रहेंगे तो आपको मालूम है अतीत में क्या हुआ है। क्लियर? तो चलिए उसके बाद हम कुछ और फैक्ट की चर्चा करते हैं, और उसके अलावा पुर्तगाली भारत में क्या लेके आए। पुर्तगाली भारत में मध्य अमेरिका से, पुर्तगालियों ने सिर्फ भारत को नहीं जीता, पुर्तगालियों ने उधर जाकर के ब्राजील को भी जीत लिया। पुर्तगालियन भारत मतलब गोवा के अलावा वो ब्राजील वगैरह पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। तो ब्राजील वगैरह से क्या लेके आए वो, तंबाकू और आलू और मक्का। तंबाकू, आलू और मक्का ये भारत की फसलें नहीं है। तंबाकू, मक्का और आलू हम लोग खूब करते हैं ना, उत्तर प्रदेश वाले तो खूब जम के करते हैं। आलू तो सब जगह होता है, और मक्का भी मुझे लगता है सभी जगह होती है, और खास करके एटा, मैनपुरी वाले, फरुखाबाद वाले खूब तंबाकू करते हैं। तो ये तंबाकू और जो आलू है और जो मक्का है और ये मिर्च, ये पुर्तगालियों के देन है। ये पुर्तगाली ये वाली फसलें भारत में लेके आए थे। उसके अलावा अगर हम फलों में देखें तो अनानास, अनानास मतलब पाइनएप्पल, और उसके अलावा पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंदी, लीची, संतरा, ये सारी चीजें भी पुर्तगालियों के माध्यम से ही भारत में पहुंची हैं। और बाकी पुर्तगालियों ने अपना धर्म दिया, संस्कृति दी, कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते थे, चर्चिज यहाँ बनाए और अपना राज्य कायम किया। ये पुर्तगालियों का पूरा इतिहास है। बाकी पुर्तगालियों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा चलेगा, उसकी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। अब हम आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो डच, पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच। अभी हमारे पास समय है, ये मैं इन सब चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों का हिस्ट्री का बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि भारत में अचानक ऐसा कैसे हुआ। अभी तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड में पुर्तगाली हैं, उसमें डच है, उसमें फ्रेंच हैं, उसमें डेनिश हैं, और उसमें यूरोप का इतिहास है कि यूरोप में उसी समय जो एनलाइटमेंट यानी प्रबोधन का और पुनर्जागरण का जो काल चल रहा है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, जिस युग में आविष्कार और खोजें हो रही है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगी। क्लियर? आगे, और आगे हम आते हैं डच। तो डच का मतलब नीदरलैंड। आज भी इंग्लैंड के पास में एक देश है नीदरलैंड या हॉलैंड। क्लियर? डच लोग जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे, और 1602 ईस्वी में डच कंपनियों को मिला करके, कई सारी डच कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और इसको कहा गया कि यह भारत के साथ अपना व्यापार करेगी। उसके बाद 1605 ईस्वी में मछलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। मछलीपट्टम मतलब आंध्र प्रदेश, वहां पर पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। उसके बाद पुलिकट में डचों ने स्वर्ण सिक्के, जिनको पैगोडा कहा जाता था, डचों के जो सोने के सिक्के थे उनको पैगोडा कहा जाता था, और पुलिकट में पहली बार डचों ने ही सोने के सिक्के यानी पैगोडा ढालना शुरू किया। पुलिकट की चर्चा हम लोगों ने कल ज्योग्राफी की क्लास में की थी कि तमिलनाडु और आंध्रा का समुद्र जहां मिलता है वहां पर एक झील है पुलिकट, और उसी पुलिकट झील में श्री हरिकोटा नाम का एक स्थान है जिससे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। बंगाल में एक जगह पड़ती है पीपली, वहां पर प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1627 में हुई, जब ताजमहल की शुरुआत हुई और शिवाजी का जन्म हुआ। क्लियर? मैं कई सारे फैक्ट आपको बताता हूं ताकि कुछ कुछ आप लोग याद कर लें। उसके बाद औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यानी औरंगजेब ने 1664 में डचों से यह कहा कि तुम मुझे 3.5% चुंगी कर देते रहो, जो सामान तुम्हारा हमारे यहां से गुजरे, और बाकी आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की छूट है। तो डच लोगों को मौका मिल गया, क्योंकि भाई चुंगी दे करके कोई बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है, तो व्यापारी यही चाहता है। उसके बाद डचों की फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता है। एक्चुअली फैक्टर जो वर्ड है, फैक्ट्री, ये डचों की ही देन है। और डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के व्यापार को महत्व दिया। डचों ने कहा कि हम कपड़ों के मसालों के बजाय कपड़ों का व्यापार करेंगे। भारत सूती वस्त्र का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक था उस समय। जब ये सारे लोग भारत में आए थे तो इंडिया वाज द लीडिंग नेशन इन द एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत में कपड़े बनते थे। उसके बाद 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक युद्ध हुआ था 1759 में। ये चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे, अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स केवल बता रहा हूं। 1759 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और डचों के बीच में, बेदारा का युद्ध।
और इस वेदारा के युद्ध में डचों को भारत से समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। वेदारा का युद्ध 1759 में, और 1760 में फिर होगी वांडीवास की लड़ाई अगले साल, जिसमें डच एक तरीके से, वो अंग्रेज एक तरीके से फ्रांसीसियों को भारत से लगभग बाहर कर देंगे, केवल पांडिचेरी वगैरह छोड़ करके। उसके बाद अभी अंग्रेज और फ्रांसीसी रह गए हैं। और मैं एक और देखता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत पुर्तगालियों का हमने कर लिया, डच का भी कर लिया, अंग्रेज, डेनमार्क का और कर ले, अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी काफी बड़े हैं, और आज के 1 घंटे के सेशन में हमारा यही हो पाएगा। तो जो डैन है, अंग्रेजों के बाद डैन लोग 1616 ईस्वी में भारत में आए। 1620 ईस्वी में डेनमार्क के लोगों ने त्रावणकोर पड़ता है तमिलनाडु में, वहां पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। और 1745 में उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां एक तरीके से मतलब एक जो डेनमार्क के लोग थे भारत में चल नहीं पाए। तो कभी अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसको भारत के साथ व्यापार रास नहीं आया या जो भारत में सफल नहीं हुई, उसका नाम था डेनमार्क की कंपनी। और वो अपना बेच बाच के ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी उसको देकर के चले गए। अब हमारे सामने 2 बड़ी शक्तियां रह जाएगी भारत में। एक शक्ति का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रांसीसी कंपनी। अब इन दोनों में क्या, दोनों ही ताकतवर है, दोनों ही यूरोप में बहुत ताकतवर है। उधर इंग्लैंड ताकतवर था, उधर फ्रांस भी ताकतवर था। तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा यहां भी है, भारत में भी और यूरोप में भी है। यूरोप में भी फ्रांस ये चाहता है कि पूरे यूरोप का मालिक फ्रांस रहे, इंग्लैंड ये चाहता है कि पूरे यूरोप का मालिक इंग्लैंड रहे। और भारत में भी कमोबेश वही स्थिति थी। फ्रांसीसी कंपनी चाहती थी कि हमारा आधिपत्य रहे, और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत पर हमारा कब्जा रहे। तो इंग्लैंड की लड़ाई इनकी भारत में भी आएगी। और अब इन दोनों ही शक्तियों के बीच भारत में न सिर्फ भारत की शक्तियों पर ये हमला करेंगे, बल्कि आपस में भी इनमें झगड़े होंगे। और इन झगड़ों में आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड वाली जीत जाएगी, और उसके बाद फ्रांसीसियों को सीमित कर दिया जाएगा, और अंग्रेजों का भारत पर फिर आधिपत्य स्थापित होता चला जाएगा। इस दौरान अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में कई सारी लड़ाइयां होंगी, खास करके कर्नाटक के, द वॉर ऑफ कर्नाटका के वॉर होंगे, वो देखेंगे हम। और उसके अलावा हैदराबाद के निजाम को लेके, मराठों के लेकर के जो उनमें झगड़े हैं वो देखेंगे, अवध को लेके झगड़े देखेंगे। तो ये चर्चाएं हमारी आज संभव नहीं है, क्योंकि आज हमारा सेशन 1 घंटे का लगभग पूरा हो गया। कल हम लोग भारत में फ्रांसीसी और जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितनी हमने बैकग्राउंड में पुर्तगाल और इत्यादि की चर्चा की है, इंग्लैंड के पुनर्जागरण और प्रबोधन की हमने चर्चा की है, वास्को डिगामा से लेकर के तमाम जो चीजें हैं जिसकी हमने चर्चा की है, आपको समझ में आई होंगी। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब फैक्ट बहुत ज्यादा हैं, तिथियां हैं बहुत सारी, लेकिन घटनाक्रम की हमने पूरी व्याख्या की है ताकि आप लोगों को वो इतिहास का फ्लो समझ में आ जाए। और कल हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांसीसी और इंग्लैंड की कंपनियों का भारत में प्रवेश, कैसे भारत में प्रवेश करती हैं, और भारत में उस समय कौन कौन सी शक्तियां कहां कहां पे राजी कर रही हैं। यानी कर्नाटक में कौन सी शक्ति है, बंगाल में कौन सी शक्ति है, इधर जो समुद्री तट है पश्चिमी उस पर कौन सी शक्ति है, टीपू सुल्तान और हैदर अली कहां पर हैं, मराठे कहां पर हैं, ये सारी चर्चा भी हम लोग आगे सेशन में कल करेंगे। सो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आपको हैवी लगा होगा, फैक्ट ज्यादा थे, लेकिन इसमें ना बहुत काम की चीजें हैं बच्चों के लिए। तो अभी इस चर्चा में 135 से ज्यादा लोग हैं। आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। जितने सारे स्टूडेंट हैं अगर उन तक पहुंच जाए तो आप लोग प्लीज अपनी आईडी से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को एक ही साथ इतने सारे फैक्ट मिल जाए कि कहीं वो बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का या आईएएस और पीसीएस का एग्जाम दे तो वो इसको क्लियरली कर सके। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और कल मॉर्निंग सेशन में हम लोग भारत की जलवायु पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, और शाम को फिर हम लोग इतिहास में आएंगे। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। आज के सेशन को हम लोग यही विराम देते हैं। आप सभी लोग इसमें जुड़े, चर्चा में भाग लिया और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।